हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर है, जो कई बार टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उनको दोस्तों हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सिंपल सी बात, तो थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं बेसिक सा कहाँ पे है, कौन सी शिफ्ट का है, कितना इसमें टाइम होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो देखो मैं कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 तारीख 8वें महीने 2018 की है, और जो एग्ज़ाम टाइम है यानी पहली पारी का है। 8:30 बजे कौन सी पारी होती है दोस्तों? पहली पारी। देखते हैं टोटल जो ड्यूरेशन है टाइम है दोस्तों 120 मिनट होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 120 मिनट में कितने होते हैं? 2 घंटे होते हैं। अब देखिए बिना कोई समय लगाए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी या न्यू वीडियो अपडेट करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको आराम से एक सिंपल तरीके से आप उसको जो भी वीडियो होगा, जो भी न्यूज़ होगी उसको देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से खालिस्तान वाली मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से खालिस्तान वाली मोटर होती है। दोस्तों हमने कहा कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो तो दोस्तों नियत चाल यानी स्थिर चाल वाली मोटर होती है। तो दोस्तों आपका आंसर इसमें दोस्तों ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर संबंधी एक क्वेश्चन आता है कि यदि एक क्वेश्चन होता है कि सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान के समान होती है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर के समान होती है। ध्यान रखना, यानी सिंक्रोनस मोटर को अल्टरनेटर भी कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन दे रहेगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी नियत चाल वाली मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो एलिवेटर होते हैं उसके लिए दोस्तों हम इंडक्शन मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एलिवेटर्स के लिए इंडक्शन मोटर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों हम बता दें आपको एलिवेटर के लिए इंडक्शन मोटर यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन मोटर क्या होती है कि निम्न स्टार्टिंग टॉर्क वाली होती है। निम्न स्टार्टिंग टॉर्क व उच्च स्टार्टिंग धारा लीजिए, ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडक्शन मोटर होती है, प्रेरण मोटर होती है, इसमें क्या होता है कि जो इसके अनुरक्षण की आवश्यकता कम होती है इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वह विद्युत आपूर्ति जिसकी वोल्टता आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता में या आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, तो हम कहते हैं वो दोस्तों होती है अनियमित विद्युत आपूर्ति होती है। अनियमित विद्युत आपूर्ति यानी ऑप्शन बी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, एक श्रेणी प्रकार के एमीटर से लोड शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, लोड शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर की रीडिंग खालिस्तान होगी। हमने कहा अगर जब मान लीजिए ये हम बेसिक पढ़ते आ रहे हैं कि ओपन सर्किट होगा, अगर तो हम कह सकते हैं ओपन सर्किट प्रतिरोध अनंत, धारा का मान क्या होगा? 0। अब क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? धारा अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी, यानी प्रतिरोध का मान तो कम होगा तो धारा अत्यधिक प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो मीटर रीडिंग होगी वो क्या होगी दोस्तों? मीटर रीडिंग होगी 0, यानी ऑप्शन आपका दोस्तों बी आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खालिस्तान मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमने कहा कि खालिस्तान को मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं उच्च तापमान को मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रेजिस्टर खालिस्तान में स्थित होना चाहिए। कोई लोड है और उस पर वोल्टेज में गिरावट करनी है तो प्रतिरोध को खालिस्तान में स्थित होना चाहिए। तो दोस्तों हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, जो श्रेणी क्रम होता है, ठीक है, तो श्रेणी में क्रम में हम कह सकते हैं कि धारा का मान क्या होता है दोस्तों? समान। धारा का मान समान होता है। जबकि बात करते हैं समानांतर क्रम, समानांतर क्रम में क्या होता है वो दोस्तों? वोल्टता का मान समान होता है। वोल्टता का मान समान होता है। तो ये कह रहा है कि वोल्टता में गिरावट करनी है तो मतलब
समानांतर क्रम वोल्टेज का मान तो क्या होगा, समानांतर हम किसी धारा यानी श्रेणी क्रम धारा का मान क्या होता है, समानांतर किससे जो श्रेणी क्रम में वोल्टता के मान गिरावट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द्विवैद्युतिक सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप खालिस्तान में होता है। द्विवैद्युतिक सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप खालिस्तान होता है। तो हम कह सकते दोस्तों द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्मित होना, द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्मित होना होता है, यानी ऑप्शन दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर खालिस्तान होते हैं। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर खालिस्तान होते हैं। तो हम कह सकते हैं सभी बिंदुओं पर दोस्तों समान विभव होता है, ध्यान रखना, यानी ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवर्ती स्थायित्व और शुद्धता होती है। खालिस्तान ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवर्ती स्थायित्व और शुद्धता होती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्रिस्टल जो दौलित्र होता है उसमें सर्वोत्तम आवर्ती स्थायित्व और शुद्धता होती है, ध्यान रखना, किसमें, क्रिस्टल दौलित्र। ऑप्शन दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जहाँ खालिस्तान आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो अभी हमने कहा कि जो क्रिस्टल जो ऑसिलेटर होते हैं वो क्या हुआ कि स्थिर आवृत्ति के लिए, ठीक है, स्थिर आवृत्ति के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी खालिस्तान द्वारा निर्मित की जाती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हाफ वेव अगर ये बात करता, ठीक है, तो हाफ वेव में जो रिपल आवृत्ति का मान फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। जबकि हम बात करते हैं फुल वेव की, फुल वेव रेक्टिफायर में, तो हम कह सकते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी का दुगना होगा। और ये बात कर रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर, तो हम कह सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, जो रिपल आवृत्ति है, रिपल फ्रीक्वेंसी है, उसका मान क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का दुगना होता है। यानी ऑप्शन बी दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी का दोगुना होता है, ध्यान रखना। ब्रिज रेक्टिफायर में दोगुना और फुल वेव रेक्टिफायर में दोगुना। जबकि हाफ वेव की बात करें तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है। वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड यानी विभेदिक यौगिक, ठीक है, विभेदी यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जा सकता है। हम कह सकते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड क्या होगा कि 5m बराबर 5SH माइनस 5Se, इस प्रकार से होगा। ठीक है। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व क्या है कि शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का घटा होता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता आउटपुट प्रदान करते हैं। निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता आउटपुट प्रदान करते हैं। तो हम कहते हैं दोस्तों जो लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है, लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है वो स्थिर वोल्टता प्रदान करता है, ध्यान रखना। श्रेणी क्रम और लेवल कंपाउंड अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे तो हम सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, श्रेणी ये लेवल कंपाउंड जनरेटर को। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें हो जाएगा ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल्स खालिस्तान के लिए होते हैं, कह सकते हैं कि इंटरपोल्स किसके लिए होते हैं। तो हम कह सकते हैं इंटरपोल्स क्या होते हैं, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल होते हैं। देखिए दोस्तों इंटरपोल होते हैं कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए। ऑप्शन दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर हम कह सकते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है। डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है। तो हम कहते हैं दोस्तों डीसी मोटर के लिए सबसे जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट घटक होता है वो होता है कम्यूटेटर। ठीक है। कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर क्या करता है दोस्तों, वैसे हम कंपलसरी बात करते हैं कम्यूटेटर कार्य क्या होता है। तो हम कह सकते हैं एसी को डीसी व डीसी को एसी में बदलना। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डीसी जनरेटर में क्या कार्य होता है,
ठीक है। डीसी जनरेटर में क्या कार्य होता है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों एसी को डीसी में बदलना होता है। आपसे पूछा जाए कि मोटर में क्या कार्य होता है, तो मोटर में क्या होता है दोस्तों, डीसी को एसी में बदलना होता है। ये क्या होता है, कम्यूटेटर का कार्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी श्रेणीक्रम मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़े जाने पर, डीसी श्रेणीक्रम मोटर है, अगर मान लीजिए उसको हम अगर एसी से जोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसमें ब्रूसों पर स्पार्किंग होगी, इसमें ब्रूसों पर स्पार्किंग होगी, यानी ऑप्शन डी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच के अंतर को देखिए, क्वेश्चन है स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच के अंतर को, तो हम कह सकते हैं दोस्तों उस अंतर को स्लिप कहते हैं। स्लिप क्या होती है, एन एस माइनस एन आर का अनुपात होती है, ध्यान रखना। स्लिप क्या होती है, एन एस माइनस एन आर का अनुपात होती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो स्लिप का मान एन एस माइनस एन आर होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल केज इंडक्शन मोटर में दो रोटर केज खालिस्तान में होते हैं, दो रोटर केज खालिस्तान में होते हैं, तो हम कैसे दो रोटर केज समानांतर में होते हैं, ठीक है, समानांतर में स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंडक्शन मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव खालिस्तान को बढ़ा देता। इंडक्शन मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव खालिस्तान को बढ़ा देता है, तो हम कहते हैं समय बढ़ाने का प्रभाव दोस्तों इसमें होगा चुंबकीय करंट को बढ़ा देगा। भाई एयर गैप फ्लक्स की मात्रा, ठीक है, जो वायु गैप होती है उसको बढ़ाने का परिणाम क्या होता है कि ये क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को मान को बढ़ा देता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है क्योंकि, पूछ रहा है कि कॉपर में तांबा सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं जो कॉपर, देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विशेषता के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें उच्च चालकता होती है, बिल्कुल सही होती है भाई। चांदी के बाद सेकंड नंबर कॉपर का ही आता है, ठीक है। ये सिल्वर से सस्ता होता है, बिल्कुल सस्ता भी होता है। इसमें फाइन वायर बनाया जा सकता है, बिल्कुल हाँ जी बनाया जा सकता है। इसमें क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है, ये भी होता है। मतलब ए बी सी डी सब होता है, मतलब इन सब, यानी ऑप्शन दोस्तों आपका ई आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। अब देखिए इसमें आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जो लेड एसिड बैटरी होती है, ठीक है, मान ले पूछा जाए कि एक तो होता है जल, एक होता है जो हाइड्रोमीटर क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व मांगता है, तो कुछ जल और आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व जल का अनुपात होता है दोस्तों 3, आपेक्षिक घनत्व का अनुपात होता है 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। देखिए देखो इसमें 3 प्रकार देख सकते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक फुल वेव, हाफ वेव फुल वेव ये क्या होगा, रेक्टिफायर होगा। लेकिन बैटरी में टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं एक तो होता है कि डिस्चार्ज अवस्था, एक चार्ज अवस्था, ठीक है, यानी डिस्चार्ज, फुल चार्ज और अति फुल चार्ज, इस प्रकार कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो 2.2 वोल्ट होगा, ध्यान रखना 2.2 वोल्ट होगा। ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक लेड एसिड बैटरी में खालिस्तान की वजह से सल्फेशन दोष होता है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो सल्फेशन दोष होता है वो होता है दोस्तों बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने से दोस्तों बैटरी में सल्फेशन दोष होता है, ठीक है। सल्फेशन दोष क्या होता है कि दृढ़ गंधकत्व होता है, इसमें प्लेट पर जो अविल पदार्थ है वो क्या होता है, ठोस पदार्थ के रूप में जम जाता है बैटरी को डिस्चार्ज एवं डिस्चार्ज नहीं करने पर। नेक्स्ट है खालिस्तान का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच के संबंध को दिखाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। देखिए 24वां है जो इसमें बोल रहा है कि खालिस्तान का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चुंबकीय फ्लक्स
तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता, ठीक है। और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य H, और चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B। तो हम कहते हैं जो ये अनुपात होता है वो होता है BH वक्र का, ठीक है, BH वक्र का, BH वक्र का अनुपात होता है दोस्तों B ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। खालिस्तान की सापेक्ष विद्युतशीलता खालिस्तान के बराबर होती है, खालिस्तान की सापेक्ष विद्युतशीलता दोस्तों हमेशा 1 के बराबर होती है, ध्यान रखना, ऑप्शन C हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को खालिस्तान कहा जाता है। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को दोस्तों हम कह सकते हैं, तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को दोस्तों स्ट्रैंडेड कंडक्टर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रैंडेड कंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि AWG का विस्तार क्या है। AWG कह सकते हैं कि अमेरिकन वायर गेज को कह सकते हैं AWG का, ठीक है। AWG किसको कहते हैं हम, अमेरिकन वायर गेज, यानी अमेरिकन वायर गेज को। बात की जाएगी SWG तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इसका मान तो 0 से और 35 SWG तक होता है, ठीक है। इस प्रकार हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अनग्राउंडेड सिस्टमों में किया जाता है, ठीक है। तो देखो जो अनग्राउंडेड केबल है उनका इस्तेमाल हम दोस्तों कह सकते हैं 133% इंसुलेशन लेवल वाली जो केबल होगी ना, उसका उपयोग हम अनग्राउंडेड सिस्टम में किया जा सकता है, यानी ऑप्शन दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉगिंग शब्द खालिस्तान मोटर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉगिंग शब्द खालिस्तान मोटर से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कॉगिंग शब्द दोस्तों इंडक्शन मोटर से, कॉगिंग, जॉगिंग, इंचिंग, तो इस प्रकार से ये क्या हो कि इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ी हुई है, प्रेरण मोटर से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक केबल पर 7/20 कॉपर लिखा है, ये खालिस्तान तारों से बना है, ठीक है, ये खालिस्तान तारों से बना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 7 तार है और जो इसका व्यास है उसका मान होगा 20 SWG इन स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगल कोर केबल आमतौर पर खालिस्तान में नहीं दिया जाता है, सिंगल कोर केबल में आमतौर पर खालिस्तान नहीं दिया जाता है। जो सिंगल कोर केबल होती है उसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि स्टील आर्म रिंग का उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, स्टील आर्म रिंग का उपयोग नहीं किया जाता। रबड़ इंसुलेशन का प्रयोग कर सकते हैं, पेपर इंसुलेशन कर सकते हैं, लेड शीटेड कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन कर सकते हैं, लेकिन स्टील आर्म रिंग का सिंगल फेज के लिए नहीं करते, 3 फेज के लिए इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, और अंडरग्राउंड जो भी लाइन है उनके लिए भी इसका उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं केबल को जोड़ने हटाने के लिए लग का इस्तेमाल क्या करता है, केबल को जोड़ने या हटाने के लिए होता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, मान लीजिए आपका केबल है तो इस प्रकार से इसको आगे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से लगा होता है। जैसे अपने यहाँ फेज न्यूट्रल जो भी है तो हम उसको इस प्रकार से इसमें यह टांग देते हैं, इस प्रकार से होता है। यानी लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो हम कह सकते हैं केबल को जोड़ने या हटाने के लिए किया जाता है। अत्यधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण खालिस्तान होता है। अत्यधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण दोस्तों हम कह सकते हैं कि फ्यूज होता है, ध्यान रखना, फ्यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं सोल्डरिंग से पहले हम कह सकते हैं सैंड पेपर का इस्तेमाल किया जाना बहुत उचित होगा, ध्यान रखना, सैंड पेपर का। ऑप्शन दोस्तों ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 35 नंबर। तो देखिए 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक कितना होता है, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों 60% तो टिन की मात्रा दे रखी है, ठीक है, टिन की मात्रा 60%, 40% लेड सोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन में जो इसका आंसर होगा दोस्तों 183 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कई बार क्या करता है वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे देता है। दोनों में से ऑप्शन में ध्यान रखना एक देगा, कोई सा भी दे दो, चाहे जो आपको मिल जाए 183 डिग्री या 190 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का इस्तेमाल खालिस्तान में किया जाता है। ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का इस्तेमाल
खालिस्तान में किया जाता है दोस्तों। ब्रिटानिया जॉइंट होता है ना, वो किसके लिए, कंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए, कंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट का इस्तेमाल कंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, ब्रिटानिया टी नहीं, ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट का उपयोग दोस्तों ये कर सकता है कि ऑप्शन ए आएगा, यानी कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका। तो स्टेट जॉइंट का उपयोग कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के समय के बीच को हम कह सकते हैं दोस्तों आर्किंग टाइम, आर्किंग काल या आर्किंग टाइम कह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक कितना होता है? एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक दोस्तों -1 होता है, क्योंकि जो लाइन है वो क्या होगी, शॉर्ट सर्किट हो गई। ठीक है, शॉर्ट सर्किट अत्यधिक धारा प्रवाह से पहचाना जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उचित होती है? दोस्तों हम कह सकते हैं बैटन पर जो टीआरएस केबल होती है वो कम वोल्टता के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो कम वोल्टता के लिए यानी लो वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बटन लगाए जाते समय स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो हम कह सकते हैं जब दो बैटल्स की दूरी क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 75 सेंटीमीटर आएगा। ध्यान रखना कितना आएगा, 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंक क्लिप्स में 2 छिद्र किस लिए होते हैं? लिंक क्लिप्स में 2 छिद्र दोस्तों कितनी दूरी के लिए होते हैं? हम कहते हैं 40 मिमी दूरी के लिए, 40 मिमी दूरी के लिए होते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरण में विद्युतीय आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ये कह रहा है कि विद्युतीय उपकरण में लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आग किस में लगी हो, विद्युतीय उपकरणों में, ठीक है, विद्युतीय उपकरणों में अगर आग लगी हुई है तो आपको ऑप्शन चॉइस करना होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? तो हम कहते हैं दोस्तों बिना किसी क्षति की बात कर रहा है, तो मैंने आपको इससे जस्ट पहले जो वीडियो डाला था उसमें बिल्कुल इसका कंप्लीट बायोडाटा समझा दिया गया है। ठीक है, तो इससे जो पहले वाला वीडियो उसको आप देखिएगा, तो इसमें आपका आंसर आएगा जो अधिक कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं 15 मिली एम्पीयर को सामान्य धारा स्तर होता है, तो उसको सहन कर सकता है। ऑप्शन बी इसको आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इलेक्ट्रिकल केबल होती है ना, उसमें आग लगने का मुख्य कारण होता है, देखो कम फ्यूज रेटिंग का बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए फ्यूज रेटिंग का मान अगर बराबर नहीं हुआ, कम का हुआ, तो वो क्या होगा कि विद्युत धारा का मान ज़्यादा बहेगा, तो वो क्या होगा, अचानक से जल जाएगा। ठीक है, डीले कनेक्शन के कारण भी आग लगने का खतरा होता है, ओवरलोडिंग के कारण, एक्सटेंशन कार्ड के कारण। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ई ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। खालिस्तान में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है? पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं जो पानी की बौछार प्रभावी होगी वर्ग ए के लिए होगी। अब बात करते हैं जो वर्ग ए है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो हम कह सकते हैं लकड़ी, कागज़ और परिधान, ये सब किसके अंदर आते हैं? वर्ग ए के अंदर आते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है? खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है? तो हम कह सकते हैं त्रिकोण आकार खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार होता है। कुछ इस प्रकार से आपको दर्शाया जाता है और इसमें लिख दिया जाता है डेंजर्स मीन्स खतरा। अब देखिए 66 किलोवोल्ट प्रेषण लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हम कहते हैं 66 kV के लिए दोस्तों 66 kV के बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 चाहिए, 11, 22, 33 और 66 यानी 1, 2, 3 और 4। कितने डिस्क इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? 4 डिस्क इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नुकीले किनारे वाले उपकरण को, नुकीले किनारे वाले उपकरण को दोस्तों हम कह सकते हैं कि धातु के बॉक्स में रखना चाहिए, नहीं भाई, और लकड़ी बॉक्स में रखना चाहिए, फर्श पर रखा जाना चाहिए, उनके किनारे नीचे की ओर करके रखा जाना चाहिए, उनके किनारे नीचे की ओर करके रखा जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो नुकीले उपकरण है तो हम कह सकते हैं दोस्तों लकड़ी के बॉक्स में रखा जाना चाहिए। नुकीला उपकरण है तो उसको लकड़ी के बॉक्स में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, रोचक भी है। अगर मान लीजिए किसी को बिजली का झटका लगता है तो वो बेहोश हो गया, तो उसके पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इसमें जो क्वेश्चन का आंसर माना है वो माना है दोस्तों पीने के लिए उसको पानी दिया जाना चाहिए। ये उसने उसका क्या बोर्ड ने अपनी तरफ से आंसर माना है। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या है जिसमें दर्दनाक बिजली का झटका लगता है? ठीक है, हमने कहा अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है कि महसूस कब होता है, तो हम उसे 15 मिली एम्पेयर पर। अब ये कह रहे दर्दनाक विद्युत झटका लगता है, तो हम कह सकते हैं जो इसमें जो भी हाई करंट होगी, मतलब 50 मिली एम्पेयर दे रखा है, दर्दनाक झटका महसूस होगा। इसमें जो हृदय पेशियाँ हैं वो क्या होती है, सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है, रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ठीक है। उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद चलती है? उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद चलती है? तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से अग्रगामी, वोल्टेज करंट से अग्रगामी। तो देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो उस गुण क्या कहते हैं जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद चलती है। हमने कहा कि धारा वोल्टेज से मंद चलती है, ये तो क्या है, मतलब पश्चगामी, लेकिन ये अग्रगामी है। तो हम कह सकते हैं ये इसको हम कैपेसिटर में प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना, इसको कैपेसिटर में प्रयोग कर सकते हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं कि धारा वोल्टेज से मंद चलती है, तो ये होता है दोस्तों इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा यदि 120 वोल्ट दिश धारा के कारण 5 एम्पीयर धारा इससे होकर प्रवाहित होती है? इससे होकर दोस्तों अगर प्रवाहित होती है तो हम कह सकते हैं कि जो क्या पूछ रहा है इसमें, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। देखिए कुछ हम लगा दिया कि R बराबर दोस्तों V/I होता है। वोल्टेज का मान 120, I का मान 5 एम्पियर, 5 दूनी के 10, 5 चौको 20 यानी 24 ओम, यानी ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 एम्पीयर की दिशा धारा प्रवाहित होने पर 120 वोल्ट डीसी परिपथ कितनी शक्ति का उपयोग करता है? कितनी शक्ति का उपयोग करता है? दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पावर है उसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों P बराबर V/I होता है। तो वोल्टेज का मान कितना होगा, 120 इंटू I का मान 8, 12 इंटू 96 यानी 960 वाट, यानी ऑप्शन डी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर इसमें शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र क्या है? शक्ति की हानि यानी पावर लॉसेज की जो गणना करने का सूत्र होता है, तो हम कह सकते हैं पावर लॉसेज के लिए दोस्तों हमें 3 प्रकार सूत्र दिए गए हैं। P बराबर होता है I² इंटू R, एक होता है P बराबर V²/R, एक होता है P बराबर V इंटू I। जैसे भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में जैसे भी आपसे ऑप्शन आपको अच्छा लगे तो उस प्रकार का ऑप्शन को आपको चॉइस कर लेना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों P बराबर I² इंटू R। देखिए P बराबर I² इंटू R, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइन में 8 एम्पीयर की दिशा धारा प्रवाहित होने पर 4 ओम प्रतिरोध वाली लाइन में वाट हानि की गणना कीजिए। वाट हानि वही मैंने कहा कि पावर का मान, तो हम कहते हैं दोस्तों P बराबर I² इंटू R। धारा का मान कितना आया, 8 इंटू 8, प्रतिरोध का मान कितना है 4 ओम, तो 8 चौक 32 अंटो 32 अंटो यानी 256 आ जाएगा दोस्तों, इसमें 256 वाट। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एसी परिपथ के प्रवाह में कुल बाधा को हम कह सकते हैं, एसी परिपथ के प्रवाह में कुल बाधा को दोस्तों प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतीक जेड होता है, मात्रक क्या होता है दोस्तों
हम कह सकते हैं मात्रक होता है दोस्तों ओम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति गुणांक 0.80 होने पर 220 वोल्ट एसी से 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा खींची जाती है। अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली बात हमने कि शक्ति गुणांक पावर फैक्टर भी दे रखा है, वोल्टेज मान दे रखा है, और 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा खींचता है। तो देखिए हम सूत्र लगाना है, P बराबर V इंटू आई कॉस फाई। कितनी धारा खींची जाती है, तो आई का मान पूछ रहा है, इसका मान तो हम कह सकते हैं आई बराबर P इसमें और V इंटू कॉस फाई। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे रख के, पावर का मान कितना लिया हमने 10 किलोवाट। ठीक है, 10 किलोवाट को हम 10,000 वाट भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वोल्टेज का मान कितना लिया दोस्तों 220 इंटू पावर फैक्टर का मान 0.80, 0 लगा दो। जैसे इसको काट पीट कर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें दोस्तों आंसर आ जाएगा 56.81 एम्पियर, 56.81 यानी ऑप्शन बी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है दोस्तों। हम कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा कि जिसमें आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज से अधिक होगा। भाई प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम होगी, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या हम कह सकते हैं ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए यानी वो होगा दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति गुणांक खालिस्तान होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत कितनी होगी। शक्ति गुणांक खालिस्तान होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत कितनी होगी। तो हम कह सकते हैं शक्ति गुणांक इकाई होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत होगी, इकाई या यूनिटी होने पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है, ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं जो एंड गेट होता है वो क्या देता है, उच्च आउटपुट प्रदान करता है एंड गेट के रूप में। ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीसी एम्पलीफायर की मुख्य एप्लीकेशन क्या है। तो कह सकते हैं इम्पेडेंस मैचिंग सर्किट होता है दोस्तों। ये क्या होता है, एक इम्पेडेंस मैचिंग सर्किट होता है। इम्पेडेंस मैचिंग सर्किट होता है दोस्तों ये। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट से जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो हम कहते हैं दोस्तों इस प्रकार की तकनीक को कपलिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्ति या आवृत्ति के एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है। तो हम कहते हैं दोस्तों उन प्रकार के जो एम्पलीफायर होते हैं जो एकल आवृत्ति के छोटे बैंड का प्रवर्धन करते हैं, तो उन एम्पलीफायर को दोस्तों हम कह सकते हैं ट्यून्ड एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। यानी ऑप्शन बी ऑप्शन दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लेट करंट में छोटे बदलाव से ग्रिड वोल्टेज में छोटे बदलाव का अनुपात खालिस्तान है, जबकि प्लेट वोल्टेज स्थिर रखे जाते हैं। प्लेट वोल्टेज स्थिर रखे जाते हैं। तो हम किसी प्लेट वोल्टेज स्थिर रखने के लिए हम कह सकते हैं कि ट्रांस कंडक्टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, छोटे बदलाव का अनुपात ट्रांस कंडक्टेंस है। ट्रांस कंडक्टेंस यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः 22 एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है। मुख्य प्रवाह क्या होता है, तो हम कह सकते हैं मुख्य प्रवाह होता है दोस्तों ड्रिप करंट होता है। मुख्य प्रवाह होता है दोस्तों ड्रिप करंट, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पैदा करने हेतु प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है। उपकरण को क्या कहा जाता है, तो हम कहते हैं रेडियो ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों हम कहते हैं ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ट्रांसमीटर, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर को किसकी आवश्यकता होती है। क्लास बी
प्रकार का जो एम्पलीफायर होगा उसको दोस्तों एक एनपीएन ट्रांजिस्टर व एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होगी, यानी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर व एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन दोस्तों सी होगा, ध्यान रखना। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर दे रखा है ऑप्शन ई में, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर वेव सिग्नल किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? स्क्वायर वेव सिग्नल किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कह सकते हैं डिजिटल उपकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर्स किसके बने होते हैं? एक्स्ट्रा हाई टेंशन में प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर दोस्तों हम कह सकते हैं पोर्सलिन के बने होते हैं, ध्यान रखना, पोर्सलिन के बने होते हैं। 50 धड़ी की आवृत्ति वाले चल रही 6 पोल मोटर की तुल्यकालिक गति याद करो। तो हमने अभी कहा कि NS बराबर F इंटू 120/V, फ्रिक्वेंसी का मान दोस्तों 50 इंटू 120, पोल की संख्या दोस्तों 6 दे रखी, ध्यान रखना, 6 दूनी के 12, 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। तुल्यकालिक गति, तो हम कैसे तुल्यकालिक गति पूछते हैं, हम कैसे ऑप्शन ए होगा दोस्तों 1000 RPM। निम्नलिखित में कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है? तो कैसे रोटर के भाग में देखो कोर भी आती है, शाफ्ट भी आती है, स्लिप रिंग आती है, वाइंडिंग आती है, और जैसे फ्रेम की बात की जाए, लेकिन हम कह सकते हैं कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है। तो रोटर में क्या होती है कि रोटर में दोस्तों हम कह सकते हैं कि फ्रेम, देखो रोटर के अंदर क्या होती है, कोर भी होती है, शाफ्ट भी होती है, स्लिप रिंग भी होती है, वाइंडिंग होती है, लेकिन फ्रेम नहीं होती। तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बायोडायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त आईसी कौन सी होती है? तो हम कहते हैं दोस्तों उसके लिए आईसी होती है 7419-4, 7419-4 आईसी होती है। रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है? रेक्टिफायर सर्किट दोस्तों हम कह सकते हैं कि डायोड्स के संचालन पर निर्भर करता है। एक सर्किट में जेनो डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होना होता है? जेनो डायोड का कनेक्शन दोस्तों हम कह सकते हैं रिवर्स बायस एंड पश्चविनित प्रकार का होता है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर पी रीजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ट्रांजिस्टर देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, देखियो इस प्रकार से होता है PNP। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर पी रीजन एनपीएन दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो NP और N, तो हम कह सकते हैं पी रीजन, तो हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं बेस, ये क्या होता है एमिटर, ये क्या होता है कलेक्टर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेस, यानी सी ऑप्शन है दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लचीले केबलों को कहाँ पसंद नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, लचीले केबलों को कहाँ पसंद नहीं किया जाता है दोस्तों? हम कह सकते हैं 3000 मीटर साइकिल प्रति सेकंड पर नहीं किया जाता, जबकि कहाँ पर किया जाता है? तो हम कह सकते हैं 1000 मीटर साइकिल प्रति सेकंड पर किया जा सकता है, 2000 पर, 4000 पर, 5000, लेकिन 3000 पर नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में 2 तार लाइन क्या होती है? ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में 2 तार लाइनें होती हैं दोस्तों, असंतुलित संरचना वाली होती है, असंतुलित संरचना, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानांतर वायर लाइनें खालिस्तान की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती है, समानांतर वायर लाइनें खालिस्तान की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती है, तो हम कह सकते हैं जो समानांतर वायर लाइनें हैं वो दोस्तों 300 मीटर साइकिल प्रति सेकंड की आवृत्ति पर, यानी ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर क्या होता है? शुद्ध प्रेरक के लिए दोस्तों पावर फैक्टर का मान क्या होता है दोस्तों? हम कह सकते हैं पावर फैक्टर का मान दोस्तों 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्न से कौन सा नॉन लीनियर तत्व नहीं है? नॉन लीनियर तत्व नहीं है। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, नॉन लीनियर तत्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हीटर कॉइल होती है ना वो नॉन लीनियर तत्व नहीं है, ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर। ड्राई सेल में खालिस्तान एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात के मामले में सस्पेक्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है? निर्वात के मामले में सस्पेक्टिबिलिटी का मान दोस्तों 0 के जैसा लिया जाता है, ठीक है, जो उसका मान होता है वो 0 होता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभव मापी पर किसका उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है? तो दोस्तों विभव मापी पर हम कह सकते हैं कि जो ट्रिमर का उपयोग करके, ठीक है,
ट्रिमर का उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है। ध्यान रखना, ट्रिमर ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको लोडिंग प्रभाव से बचा सकता है, वो है क्या, ट्रिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लिप फ्लॉप में लैच ऐसी सर्किट होती है जिसमें खालिस्तान स्थिर स्टेटस होते हैं। तो हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप की बात करें, हम कहते हैं 2 स्थिर स्टेटस होते हैं, यानी बी ऑप्शन, बी में 2। ठीक है। अंडरग्राउंड सिस्टम को खालिस्तान से अधिक मात्रा में संचालित नहीं किया जा सकता। तो हम कहते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम को दोस्तों 66 किलोवाट से अधिक मात्रा में संचालित नहीं किया जाता। निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है। इन्वर्टर के बारे में बात करें तो हम कहते हैं इन्वर्टर क्या होता है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या है, इन्वर्टर का प्रकार है, इन्वर्टर है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। देखिए आपसे पूछा जाता है कि हाफ वेव के लिए एक होती है, ध्यान रखना, हाफ वेव के लिए एक, फुल वेव के लिए 2, और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए क्या होगी दोस्तों, 4 डायोड की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्धित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होता है। वर्धित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होता है, तो मुझसे इंसुलेटर के मामले में अधिकतम होता है, ध्यान रखना। मुक्त इलेक्ट्रॉन खालिस्तान में अस्तित्व रखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोस्तों कंडक्शन बैंड में अस्तित्व रखते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न तरल पदार्थों में से किसका उपयोग ट्रांसफार्मरों में कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता। तो किसी ट्रांसफार्मरों में कूलेंट के रूप में दोस्तों मिनरल तेल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन तेल का उपयोग कर सकते हैं, सिलिकॉन लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं, स्टर्न का, उसे ग्रीस का उपयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो इसमें ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर तेल के लिए उपयुक्त होता है। तो हम क्वेश्चन दोस्तों कि ट्रांसफार्मर तेल के लिए उपयुक्त मिनरल तेल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सीधा ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग क्या होता है। हमने कहा कि जो एक तो होता है शुष्क सिलिका जेल, ठीक है, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है दोस्तों नीला। जबकि मैंने क्वेश्चन में बात की गई कि नमी, तो नमी जो नमी होती है उसके लिए हम दोस्तों कह सकते हैं कि गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, गुलाबी रंग या बैंगनी रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कपलिंग आवर्ती प्रतिक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है। तो हम कहते हैं न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट कपलिंग का होना अति आवश्यक है, डायरेक्ट कपलिंग का होना अति आवश्यक है। खालिस्तान सुरक्षा के लिए उपकरणों की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। खालिस्तान की सुरक्षा के लिए क्या, खालिस्तान की सुरक्षा के लिए उपकरणों की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। तो हम कहते हैं विद्युत के झटकों से खतरों की सुरक्षा के लिए अर्थ की अच्छी निरंतरता खालिस्तान देती है। तो हम कह सकते हैं अर्थ की अच्छी निरंतरता दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो अर्थ की अच्छी निरंतरता है वो दोस्तों हमें दे सकती है, एक तो न्यून प्रतिरोध दे सकती है, तो यही लगाएंगे हम, न्यून प्रतिरोध दे सकती है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन इलेक्ट्रिकल नियमों के अनुसार किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन को आपूर्ति की गई अधिकतम करंट के खालिस्तान भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये होता है 1/5000 भाग, करंट का मान 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है 1/5000 नहीं देकर हमें क्या देता है, देखो 5000 का भाग क्या देना, 1 में देना है। तो हम कह सकते हैं 0.0005 दूनी का 10 2, यानी हम इसका मान सकते हैं, पहला दो सामत का मान 0.002 भी मान सकते हैं अधिकतम करंट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अर्धचालक सेलेनियम है। निम्न में से कौन सा अर्धचालक सेलेनियम है। तो हम कहते हैं इंट्रेंसिक अर्धचालक, ठीक है। इंट्रेंसिक अर्धचालक क्या होते हैं, किस अर्धचालक सेलेनियम है, इंट्रेंसिक अर्धचालक, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है। कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग दोस्तों हम कह सकते हैं कि GLS जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप में नहीं किया जाता, ध्यान रखना, कार्बन इलेक्ट्रोड्स लैंप। एक श्रेणी का सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिसके निम्न के रूप में एक फीडबैक एलिमेंट खालिस्तान होता है। तो हम कह सकते हैं जो फीडबैक एलिमेंट होगा दोस्तों शिफ्ट रजिस्टर के रूप में लगा होता है, शिफ्ट रजिस्टर के रूप में। ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं बाइनरी सूचना को स्टोर करने के लिए हम जैसे फ्लिप फ्लॉप का भी यूज़ कर सकते हैं और लैच सर्किट का भी उपयोग कर सकते हैं,
और रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ मेमोरी सेल का उपयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि बाइनरी सूचना को स्टोर करने के लिए इन सभी का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों आपका ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।